अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क है कि एपिसोड 12 की तरफ। ज़ोया, वो जाने जब से एक ही पोजीशन में खड़ी थी। जब आयशा ने करीब आकर उसे पुकारते हुए कंधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंकी। हाँ, क्या हुआ? उसे यूं लगा था जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से जागी हो। ख्यालात की दुनिया से बाहर निकली तो निगाहों में अजनबियत लिए उसने इस कैफ़े को देखा, फिर हाथ में थामी उन दोनों चीज़ों को। क्या हुआ? कब से बुत बनी खड़ी हो? सब खैरियत है? तुम ठीक तो हो ना? और ये बुके? सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए आयशा ने नज़रें बुके पर जमाईं। पता नहीं, शायद कोई भूल कर चला गया यहाँ। नामहसूस अंदाज में कागज़ को मुट्ठी में दबाते हुए ज़ोया ने वो बुके वापस टेबल पर रखा था। चेहरे पर खिफ़त भरे तासुरात थे, यूं जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे, दोबारा कौन लेने आएगा भला? बाकी सारे टेबल साफ़ हो चुके हैं, कैफ़े बंद होने वाला है। और आयशा बात करते करते बुके उठाकर डस्टबिन की जाने बढ़ी थी जब बिल्कुल बेख्तियारी की कैफियत में ज़ोया ने झपटने के से अंदाज में वो बुके उसके हाथ से थामा। रहने दो ना, इतने प्यारे फूल हैं, डस्टबिन में क्यों फेंक रही हो? जाने क्यों उस बुके को कचरेदान के हवाले करने का ख्याल ही उसे बौखला कर रख गया था। हाँ, लेकिन ये फूल न तुम्हारे लिए हैं और न मेरे लिए, तो इन्हें रख कर क्या करोगी? आयशा ने कदरे हैरत के आलम में उसे देखा। तो क्या हुआ? फूल तो है ना, इनकी बेहुरमती क्यों करनी? अपने दिल की कैफियत को छुपाने की खातिर मुख्तलिफ बहाने बनाती वो आयशा को मुतमईन करने की कोशिश में सरगर्दा थी। अच्छा ठीक है, अपनी चीज़ें पकड़ो ताकि घर के लिए निकल सकें, बाकी सब निकल चुके हैं। आयशा ने मज़ीद कोई सवाल किए बिना उसे कहा तो वो इस बात में सर हिलाती, नज़रें चुराती मुट्ठी में दबे उस कागज़ और दूसरे हाथ में थामे उस बुके को लिए काउंटर की जानिब बढ़ गई। काशिफ इस वक्त इस प्राइवेट अस्पताल के कमरे में बेड पर जख्मी हालत में लेटे आरस के करीब बैठा बगौर उसे देख रहा था, जिसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था वो। तो सुल्तान ने यह हालत की है तुम्हारी? बगौर उसके जबड़े के महसूस होते टेढ़ेपन को देखते हुए काशिफ ने उसे मुखातिब किया था। हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर कुरैशी उसकी पुष्पनाही ना कर रहा होता तो अच्छी तरह सबक सिखाता मैं उसे। आरस ने दांत पीस कर कहते हुए उस रात को याद किया था जब सुल्तान के हाथों उसकी दुर्गत बनी थी। बकौल तुम्हारे, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार सुल्तान ही है? काशिफ ने सवाली अंदाज में अबरोज गाया। उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था मैंने और उसी से इंफॉर्मेशन निकलवाई उसकी। अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं हूँ मैं। ये तो कुरैशी की वजह से चुप हूँ, वरना सूद समेत बदला ले चुका होता मैं सुल्तान से। आरस के लहजे में नफरत ही नफरत थी। लेकिन सुल्तान ने तुम्हें मारा क्यों? कोई तो वजह होगी ना, वरना जितना मैं उसे जानता हूँ वो बिला वजह किसी के मामले में टांग नहीं उड़ाता। काशिफ की जानिब से अगला सवाल आया तो आरस की निगाहों में कामरान हमदानी के घर होने वाली उस पार्टी का मंजरान समाया। एक वेट्रेस के लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ गया था उसे। उस दो कौड़ी की लड़की का हाथ क्या पकड़ लिया। सबको यूं आंख लगी जैसे बहन लगती थी उनकी। एक वो कामरान हमदानी था जिसने बेइज्जत करके पार्टी से निकाला मुझे, और दूसरा ये सुल्तान जिसने पीछा करते हुए जबड़ा और बाजू तोड़ कर रख दिया। आरस ने आग भरे लहजे में कहते हुए बाजू पर बंधी पट्टी की जानिब देखा। उसकी बात पर काशिफ किसी गहरी सोच में गुम हुआ था। तुम जानते हो उस लड़की को? उसका नाम, पता, कहाँ रहती है, क्या करती है?
चंद लम्हों बाद काशिफ ने सर उठा कर उसे देखा था। जवाबन आरस ने नफी में सर हिलाया। नहीं, जानता तो नहीं हूँ, सिर्फ शक्ल देखी है, और खुदा की कसम उसके जैसा हुस्न पहले कभी नहीं देखा। आरस को जोया की शक्ल सूरत याद आई तो वो तारीफ के बिना नहीं रह सका। तो मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवा कर दे सकते हो? काशिफ की सुई एक ही जगह अटकी थी। आरस ने बगौर उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसके इरादे कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दे तो सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? चंद पल के तवक्कुफ से आरस ने सवाल किया था। सुल्तान से इंतकाम। काशिफ की जानिब से फौरी जवाब आया था। मैं नहीं जानता कि तुम उस लड़की के मुतालिक क्यों जानना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम ना तो सुल्तान के खैर ख्वाह हो और ना उस लड़की के। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो लड़की इतनी दिलकश है कि किसी की भी नींदें उड़ा देने की सलाहियत रखती है। यूं ही तो तुम्हारा वो सुल्तान पागल नहीं हो उठा था मेरी उस लड़की के साथ की गई बदतमीज़ी पर। जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन उसे मारकर नहीं, बल्कि उसकी दुखती रग को दबाकर। तुम्हें उस लड़की के मुतालिक तमाम मालूमात निकलवा कर दूंगा मैं, लेकिन इस शर्त पर कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद जितनी रातों के लिए मैं कहूँगा तुम इस लड़की को मेरे हवाले करोगे। आरिस ने काशिफ के सामने शर्त रखी तो काशिफ ने चंद लम्हे पुरसोच निगाहों से उसे देखा था। वैसे तो अपने शिकार की जानिब देखने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देता, लेकिन तुम दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। काशिफ ने रजामंदी का इजहार करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हम दोस्त कब बने? आरस ने जब अबरूज कर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहावत तो सुनी होगी तुमने। काशिफ के लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। जवाबन आरस ने हल्का सा कहका लगाते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा, गोया उसकी दोस्ती की इस ऑफर को कबूलियत की सनद बख्शी थी। वो एक बाजू पर कोट डाले अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेता अपने ऑफिस से निकल रहा था, जब राहदारी में खड़ा उसका सेक्रेटरी आशिर उसे देखकर उसके करीब चला आया। रूहान सर, अभी 1 घंटे के बाद आपकी डेविड सर से मीटिंग है। मैंने उन्हें ऑलरेडी। वो बात करते करते सुल्तान के हुक्म में चला आ रहा था, जब सुल्तान ने कलाई पर बंधी ही बेशकीमत घड़ी पर निगाह दौड़ाई, जहां 8 बजने को थे। ये मीटिंग कैंसिल कर दो आशिर, बेतासुर लहजे में कहता वो मजबूत कदम उठाता लिफ्ट में दाखिल हुआ था। लेकिन सर, आपने कहा था कि ये मीटिंग बहुत अहम है। डेविड सर खुसूसन इस मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कल अर्ली मॉर्निंग की वापसी की फ़्लाइट है उनकी। अभी मीटिंग कर लेते तो। आशिर ने कहते कहते बात अधूरी छोड़ी। मीटिंग अहम थी आशिर, लेकिन अभी इस मीटिंग से कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे जाना है। डेविड से कहो अगर उसे हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ 1 दिन का स्टे बढ़ा ले। और हाँ, आइंदा रात 8 बजे के बाद किसी भी मीटिंग की टाइमिंग सेट मत करना। चेहरे पर सर तासुर लिए वो 2 टोक अंदाज में कहता लिफ्ट के खुलते दरवाजे से निकल गया था। आज से पहले तक तो आपके लिए बिजनेस ही सबसे अहम काम था। अभी कौन सा ज़रूरी काम है जो बिजनेस से भी बढ़कर है? आशिर ज़ेरे लब पर बढ़ाया। फिर सर झटकते हुए उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट ऊपर का सफ़र तय करने लगी थी। वो आज फिर ब्लू बर्ड कैफ़े से कुछ फासले पर सड़क किनारे गाड़ी रोके ड्राइविंग सीट पर बराजमान था। पिछले 3 दिन से हर काम पसे पुश डाले वो फ़कत उस दिलकश चेहरे के दीदार की खातिर यहाँ आ रहा था। लेकिन गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी उसकी ये ख्वाहिश हसरत में तब्दील हुई थी। रात के ये चंद घंटे इस कैफ़े में गुजार कर भी उसकी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि जोया कैफ़े नहीं आ रही थी। उसने एक जल्दी निगाह इस कैफ़े के बंद दरवाजे पर डाली, फिर मायूसी की इस कैफ़े से निकलने को सिगरेट सुलगाने लगा। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि अपनी सारी अहम तरीन मीटिंग्स छोड़कर फ़कत एक लड़की को देखने की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक ले आएगी। और अब जब ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे किसी नशे के आदि शख्स से उसका नशा छन रहा हो। वही बेचैनी, वही तड़प, वही अंदर की टूट फूट। सच कहते हैं लोग, औरत नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक शय है।
सिगरेट का गहरा कश लेकर सर सीट की पुश से टिकाता वो बड़बड़ाया था। कोई इतनी दूर होकर भी किसी के हवास पर कैसे छा सकता है, वो भी इतनी शिद्दत से। एक 5 फुट की लड़की अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले सुल्तान को कंट्रोल करने लगी है। अनबिलीवेबल। मोहब्बत से फकत लफ्ज़ों की हद तक जान पहचान रखने वाला वो शख्स जब हकीकत में इस जज्बे से रोशनास हुआ था तो दिल में जागती ये अनोखी कसक उसका सुकून तक ले उड़ी थी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जाने कितनी देर सुकून की तलाश में इस कैफ़े के बंद दरवाजे को घूरते हुए बिलाखिर उसने जाने का कसद किया था। तभी गाड़ी स्टार्ट करते हुए ज़ेर लब गालिब का शेर दोहराता वो वापसी के सफ़र पर गामज़न हो गया। पिछले 3 दिन से वो शदीद बुखार में मुब्तला थी, तभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाई थी और ना ही कैफ़े। वो इस बात से कतई बेखबर थी कि कोई हर रोज़ कैफ़े आकर घंटों उसके इंतज़ार में गुजारता कितनी शिद्दत से उसे देखने का ख्वाहिशमंद था। आज सुबह तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी, जिस्म अभी भी टूट रहा था, लेकिन बुखार की शिद्दत कुछ कम हुई तो उसने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किया। वो शावर लेकर निकली थी जब फ्लैट के मेन दरवाजे की बेल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो जो गीले बाल पुष्प पर खुले छोड़े फ़ोन पर मसरूफ़ थी, एकदम चौंकी, फिर फ़ोन हाथ में लिए कमरे से निकली। मैं देखती हूँ नानो। किचन में नाश्ता बनाती नानो दरवाजे पर जाने के लिए हाथ पोंछ रही थीं जब जोया उन्हें मुखातिब करती दरवाजे तक आई। की होल से झांका तो बिल्डिंग के चौकीदार को मौजूद पाया। जी चाचा। दरवाज़ा खोलते हुए जोया ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। बेटा, ये फूल कोई आपके लिए देकर गया है। चौकीदार चचा ने हाथ में थामा बुके उसकी जाने बढ़ाया। जोया ने उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए बुके थामा। ये किसने भेजा है? बुके के ऊपर गेट वेल सून का कार्ड दिखते हुए वो पूछ रही थी जब फ़ोन पर आयशा की कॉल आने लगी। ओह, आयशा ने भेजा होगा, तभी कॉल कर रही है। खुद से ही अखज़ कर दी, वो कह गई। चौकीदार चचा वापसी के लिए मुड़ गए तो वो दरवाज़ा बंद करती अंदर चली आई। हाँ आयशा, तुम्हारा भेजा गया बुके मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे फूल हैं। बुके नाक के करीब ले जाकर फूलों की खुशबू सूंघते हुए वो फ़ोन पर बात कर रही थी। हाय, कौन सा बुके? मैंने तो कोई बुके नहीं भेजा। दूसरी जानिब आयशा की हैरत भरी आवाज़ उभरी। तुमने नहीं भेजा? तो फिर किसने भेजा? और जैसे ही बुके रिसीव हुआ साथ ही तुम्हारी कॉल आने लगी। मुझे लगा तुमने भिजवाया है। साथ गेट वेल सून का कार्ड है। बस तुम्हें और कैफ़े स्टाफ को ही इल्म था मेरी तबीयत नासाजी का। बाकियों से तो बस सरसरी सी हाय हेलो है। सबसे क्लोज तो तुम हो। अगर ये बुके तुम्हारी तरफ से नहीं है तो फिर किसने? बात करते करते वो चौंकी। निगाह फ़ौरन ड्रेसिंग टेबल के एक जानिब रखे उस बुके तक गई जो चंद दिन पुराना था और जिसके फूल भी अब मुरझा चुके थे। यार, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैनेजर का पैगाम है आज रात सारा स्टाफ कैफ़े में मौजूद होना चाहिए, इसलिए कोशिश करना कि आज कैफ़े आ जाओ। आयशा ने फ़ोन करने का मकसद बयान किया। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। जोया ने गायब दिमागी की सी कैफियत में कॉल डिस्कनेक्ट की। दोबारा हाथ में पकड़े इस बड़े से बुके को देखा, फिर गेट वेल सून के अल्फाज से सजा वो कार्ड खोला तो अंदर मोतियों की सी लिखाई में लिखे वो अल्फाज वाज़े हुए। सुनो जाना, काबिले रश्क हो तुम। यकीन जानो, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई मीलों दूर हो के भी किसी शख्स के दिलो जहन पर हुक्मरानी कर सके? हाँ, तुम हो। तुम बिल्कुल वही हो, मेरे दिल की हुक्मरान। कार्ड पर लिखे वो अल्फाज और नीचे वही मखसूस दस्तखत। उफ़ खुदाया! ये सब उसे बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर गया था। फिर से दिलो दिमाग में अनगिनत सवालों ने अपनी जगह बनाई थी। कौन था ये शख्स? इस तरह की शायरी का मकसद? और अब तक ये सब घर से बाहर तक महदूद था, लेकिन अब वो उसके घर तक भी पहुंच गया था। खुदा जाने कहाँ कहाँ तक रसाई थी इस शख्स की। और वो कौन है? चाहता क्या है? ये सब क्यों कर रहा है? जोया ने एकदम दिल में उठते इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश की। फिर कुछ सोचकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आई तो निगाह बिल्डिंग से कुछ फासले पर खड़ी उस स्याह गाड़ी तक गई
जो आज سے پہلے کبھی یہاں دکھائی نہیں دی تھی۔ زویا نے گاڑی کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دور سے نمبر نوٹ کر پانا مشکل تھا۔ وہ مشتعل نگاہوں سے کبھی ہاتھ میں پکڑے اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس سیاہ رنگ کی گاڑی کو۔ دل و دماغ کہہ رہے تھے کہ یہ کارڈ بھیجنے والا اسی گاڑی میں موجود تھا، لیکن وہ اب تک وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بکے و کارڈ تو وہ کب کا بھیج چکا تھا، تو پھر ابھی تک اس کی یہاں موجودگی کی وجہ؟ کیا اسے یقین تھا کہ زویا بالکنی میں اسے دیکھنے ضرور آئے گی؟ کیا اسے دیکھنے کی خاطر؟ نہیں، ایک دم نفی میں سر ہلاتی وہ اپنی ہی سوچوں کی تردید کر گئی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلطان نے سائیڈ مرر میں نظر آتے اس عکس کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 3 دن کی تشنگی آج جا کر ختم ہوئی تھی اور وہ پیاسی نگاہوں کو سیراب کرتا رگ و جاں میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آ رہی ہوگی، تو ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔